नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। भारत स्पेन के बीच साइबर सुरक्षा समेत 7 करार। प्रधानमंत्री का स्मार्ट सिटी और रेलवे में निवेश का न्योता। आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर जोर। पशुओं के व्यापार पर पाबंदी के खिलाफ तमिलनाडु में प्रदर्शन। केरल सरकार बुलाएगी विशेष सत्र। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की राजस्थान हाईकोर्ट की सलाह। पिछले वित्तीय वर्ष में 7.1% रहा जीडीपी। नोटबंदी के चलते चौथी तिमाही में गिरकर 6.1। विकास दर अप्रैल में कोर सेक्टर की वृद्धि दर 2.5%। मोरा तूफान से मिजोरम और मणिपुर में भारी बारिश। बिजली और संचार सेवाओं पर असर। बांग्लादेश में भारतीय नौसेना ने बचाई 33 की जान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विस्फोट। 80 से ज्यादा लोगों की मौत, 350 से ज्यादा घायल। भारत समेत दुनिया भर में की निंदा। तो आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत और स्पेन ने 7 समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें साइबर सुरक्षा और नागर विमानन क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के करार शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र में सुधार समेत कई अहम मसलों पर चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री ने स्पेन के राजा फिलिप कस्टम से भी मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। स्पेन के दौरे पर मैड्रिड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति मारियानो रॉजॉय के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बातचीत के बाद दोनों देशों के नेताओं की मौजूदगी में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनमें सजा याफ्ता कैदियों की अदला बदली, अंग प्रत्यारोपण पर MOU, साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, नागरिक उड्डयन में तकनीकी सहयोग, राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट, राजनयिक संस्थानों के बीच सहयोग शामिल है। दोनों नेताओं ने इसके अलावा कई और क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हर प्रकार की अमानवीय चुनौतियों के बीच भी हर देश में आर्थिक विकास की प्राथमिक जिम्मेवारी होती है। राष्ट्रपति जी ने स्पेन के अंदर आर्थिक क्षेत्र में अनेक रिफॉर्म किए हैं। रेलवे एक्सपांशन, रेलवे अपग्रेडेशन, स्मार्ट सिटीज, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसके अंदर स्पेन की महारत है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में ब्रेक्जिट का मुद्दा भी अहम रहा। इस दौरान यूरोपीय यूनियन की मजबूती पर भी जोर दिया गया। प्रेसिडेंट राहुल एक बहुत ही दीर्घदृष्टा नेता है। उनका गहरा अनुभव है और अपने आदर्शों और उसूलों पर वो बहुत ही कमिटेड है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र में सुधार समेत दूसरे वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहयोग जारी रखने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने स्पेन की बुनियादी ढांचा, पर्यटन, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र की कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता देते हुए कहा कि स्पेन की कंपनियों के लिए भारत में निवेश का अच्छा समय है। 1988 के बाद स्पेन यात्रा पर जाने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। स्पेन यात्रा पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत सुरेश के गोयल साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। स्पेन लंबे समय के बाद मैं कहूं कि 1988 जो आखिरी यात्रा है प्रधानमंत्री वो गए थे, उसके बाद एक लंबा अरसा इतना ज़्यादा नज़रअंदाज क्यों? क्या रिश्तों के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से उस वक्त या फिर बीच के समय कुछ इस तरह से नहीं था? क्योंकि मैं आंकड़े देख रहा था 2016 में करीब 5.27 USD जो है बिलियन डॉलर का ट्रेड है इनका। जी, ट्रेड सही है, कोई खास इतना ज़्यादा भी ट्रेड नहीं है। वैसे ट्रेड का लेवल सही सलामत सही है, जैसे स्पेन के देश को देखते हुए। लेकिन मेरा ख्याल है हुआ ये कि 1988 की विजिट के बारे में आप जानते हैं कि कई बार बस क्योंकि हमारे दोनों देश के संबंध अच्छे ही रहे हैं, कभी किसी भी मामले में कोई खास परेशानी नहीं रही है, ट्रेड आराम से ग्रो करता रहा है। तो मेरे ख्याल है एक जो बोलते हैं कि कंफर्ट लेवल बन जाता है, तो वही कंफर्ट लेवल बन गया। तो उसके बारे में ये सोचा ही नहीं गया कि विजिट करने की ज़रूरत है ये। तो ये मैं कहूँगा कि इसमें जो विजिट करी गई है 30 साल के बाद में
ये एक बहुत अच्छा कदम है अपने आप में कि किसी देश को बिल्कुल ही नहीं नज़रअंदाज कर देना, वो भी रिश्तों के लिए सही नहीं है ये। तो एक अच्छा कदम है उस लिहाज से कहा जाए तो ये। और दोनों देशों के बीच जो आज जो करार हुए हैं, 7 एग्रीमेंट हुए हैं जी। अगर इन एग्रीमेंट में देखूं, क्या आपकी नज़र में रिन्यूएबल एनर्जी है, साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, सिविल एविएशन की बात है, फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, डिप्लोमेटिक एकेडमी की बात हो रही है, किस तरीके से इन्हें देखा जाए दोनों देश, अगर कौन कहाँ पर खड़ा दिखता है? देखिए, दोनों ही सारे ही जो करार हुए हैं, उन सभी करारों की एक अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में कहा जाए तो आजकल तो आप देख रहे हैं कि अभी हैकिंग शुरू हो गई है कि पूरे सिस्टम डाउन हो जाते हैं ये। और एक साइबर वॉरफेयर एक ऐसी चीज़ हो गई है कि हर एक के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। तो साइबर सिक्योरिटी में जो भारत काफ़ी मजबूत है, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। स्पेन को जो यूरोप में काम हो रहा है बिकॉज ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो वो जो वहाँ से नॉलेज आएगी तो नॉलेज और टेक्नोलॉजी शेयरिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर देखा जाए वहाँ पर जो करार हुए हैं ये क्या बताया था उसके विदेश सेवा हाँ। तो ट्रेनिंग के लिए, डिप्लोमेसी में जो ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सारे ही जितने भी करार हैं सभी का भारत और स्पेन के बीच में बराबरी की हिस्सेदारी रहेगी, एक तरह से एक दूसरे से कोऑपरेट करने की। लेकिन मैं अगर कुछ कहूँ कि अगर हम करारों से आगे हटकर हम देखें कि जो विजिट हो रही है जब प्रधानमंत्री मोदी ने कराया है ये, आप ये देखिएगा कि अभी जो यूरोप एक दौर से गुजर रहा है, उस दौर में यूरोप में काफ़ी उथल पुथल मचनी शुरू हो गई है। ब्रेक्सिट की वजह से जर्मनी जो है काफ़ी अपने अलग अंदाज में चल रहा है, उनको खतरे की घंटियाँ सुनाई दे रही हैं कि ब्रेक्सिट के बाद में क्या होगा। फ्रांस में अभी इलेक्शन हुए हैं, मैक्रों आए हैं अभी, लेकिन पहले जो डर था कि राइटिस्ट पार्टी वहाँ पहुँच जाएंगी। जर्मनी में भी अभी एंगेला मर्केल को देखना है आगे उनका क्या होगा, इलेक्शंस उनके भी वहाँ पर होने वाले हैं। तो एक तरह से जो, और हम अगर आप देखें हिस्ट्री को देखें, हमको यूरोपियन यूनियन से अभी तक जो हम एग्रीमेंट करना भी चाहते थे उसमें काफ़ी जो है अड़चने रही हैं। तो हमारी कोशिश ये रही है कि यूरोपियन यूनियन से बात करें, लेकिन साथ ही साथ जो यूरोप के जो महत्वपूर्ण देश हैं उनसे भी हम अलग अलग बातचीत करेंगे, 1 to 1 जी, बायलैटरल। तो उस मामले में स्पेन की काफ़ी अच्छी भूमिका है। दूसरी चीज़ ये है कि स्पेन और इंडिया कल्चरली, संस्कृति के लिहाज से काफ़ी करीब है वहाँ। आपको जैसे फ्लेमिंको देखिए, फ्लेमिंको और कथक, उन दोनों में काफ़ी आपको समानता दिखाई दे जाएगी। एक कल्चरल सेंटर वायादोलिद में जो रखा गया है वो स्पेन के लोगों ने ही बनाया है। उसको आप देखेंगे तो उसकी जो एक भव्य छवि है, बाहर जो डोर लगाए हैं, बिल्कुल हिंदू इंडियन संस्कृति का बिल्कुल प्रतिरूप दिखाई देता है वो ये। ऐसे बहुत कम देश हैं जिनके लोगों ने खुद अपनी मेहनत से इस तरह भारतीय संस्कृति का केंद्र बनाया हो। जी। एक और बात जो कही जा रही है कि दोनों देशों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और दोनों सामना भी कर रहे हैं, वो आतंकवाद और उसकी चुनौतियाँ। जी। इस दिशा में दोनों ने साथ मिलकर चुनौतियों से निपटने की बात कही है। इस एक साथ या मैंने साझा रणनीति को आप कैसे देखते हैं? एक तो ये है कि पिछले 3-4 साल में एक यूरोप भी जो अपनी एक कंफर्ट जोन में था कि हमारे यहाँ कुछ नहीं होना है, वो सारे वहम ख़त्म हो गए हैं। आपने देखा अभी मैनचेस्टर में क्या हुआ, फ्रांस में हो चुके हैं, जर्मनी में हो चुके हैं, स्पेन में हो चुके हैं। और इसलिए सारे ही जो देश हैं यूरोप के और हिंदुस्तान इस मामले में एक ही पेज पर हैं कि जो आतंकवाद है इससे सबको लगकर मुकाबला करना है। ISIL सबके लिए बड़ा खतरा है ये। तो ज़रूरत ये है कि इसके बारे में जानकारी साझी की जाए। ज़रूरत ये है कि इसके बारे में मिलकर के जो यह आतंकवाद के जो लोग हैं इनको अलग थलग किया जाए, एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो इस मेरे ख्याल है यहाँ पर जितने भी हैं यूरोप के देशों से जहाँ भी जाते हैं उनसे हमारा एक आतंकवाद के खिलाफ तो हमारा एक करार होता ही है हमेशा, और ज़रूरी भी है वो। ज़रूरी भी है। एक आखिरी सवाल सर की टाइमिंग की बात बहुत अब कही जा रही, जो एक यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप के 4 अहम देशों में, टाइमिंग को अगर देखें भारत में बल्कि विश्व परिदृश्य के लिहाज से
कई लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन आपकी नज़र में क्या इस वक्त सटीक मौका है जब भारत शायद ये जो एक जगह स्पेस दिख रहा है बाजार के लिहाज से, निवेशकों के लिए कोई ऐसी देश नहीं दिख रहे हैं, सुरक्षित निवेश और बेहतर मौका, उसको सही वक्त पर भारत कैच करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, सही वक्त है या नहीं है, ये आपने खुद ही कहा कि अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। ये मैं उस प्रकरण में नहीं जाना चाहूँगा। हमने जब भी कदम उठा लिया वही सही समय है। खाली मैं यही कहना चाहूँगा कि ये रिश्ते बनाने बहुत ज़रूरी रहे हैं और ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर जाने के लिए पहला कदम उठाया। फ्रांस और जर्मनी में जा चुके हैं। रशिया से हमारी बातचीत होती रहती है। रशिया से हमारे जो संबंध हैं बहुत पुराने संबंध रहे हैं। तो सब मिला जुला कर के एक सही कदम है। वक्त सही है या नहीं है, सटीक था या नहीं था, ये उसके बारे में कोई अपनी अटकलें लगाते रहे। ठीक, बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। नमस्कार। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। भारत रूस संबंधों के 70 साल, इम्तिहान की घड़ी में भी दोनों देश रहे हैं साथ। क्या है इस दोस्ती का राज? देखिए देश देशांतर में आज रात 8:30 बजे। बूचड़खानों के लिए जानवरों की बिक्री पर पाबंदी के खिलाफ आज डीएमके ने तमिलनाडु में प्रदर्शन किया। वहीं आईआईटी मद्रास में बी फेस्ट पर छात्र की पिटाई के विरोध में छात्र संगठनों ने धरना दिया। केरल सरकार ने केंद्र के आदेश के खिलाफ विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया तो राजस्थान हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा और गौवध पर उम्र कैद की सजा देने की सलाह दी। ये प्रदर्शन है बूचड़खानों के लिए जानवरों के व्यापार पर प्रतिबंध के खिलाफ। डीएमके कार्यकर्ताओं ने राजधानी चेन्नई समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किया। वहीं बीफ फेस्ट के मुद्दे पर आईआईटी मद्रास में छात्र की पिटाई के विरोध में एसएफआई और डीवाईएफआई छात्र संगठनों ने भी प्रदर्शन किया। वो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। FIR filed on Suraj, but we don't know on what charges actually. We think that it's all part of their, they're also trying to defend in some way, and we are pushing the administration to do an FIR. Instead also we are doing protest. All the legal ways we can do, we are doing that. इस मामले पर केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और त्रिपुरा सरकार में केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा है कि वो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के अलावा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे। കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റി ടു ആനിമൽസ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് റൂൾസ് 2017 ഇതാണ് അവരുടെ വിജ്ഞാപനം. കന്നുകാലി ചന്തകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്മേൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ്. मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाई थी। उसके एक दिन बाद हिंगोनिया मामले पर राजस्थान हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की सरकार को सलाह दी। साथ ही गोहत्या करने वालों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान करने को कहा है। हमने कहा कि राष्ट्र को इस गायों के इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इसमें आजीवन कारावास की सजा दी जाए, इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो। कोर्ट ने हर 3 माह पर गौशाला की रिपोर्ट तैयार करने और स्थानीय अधिकारियों को हर महीने दौरा करने का आदेश दिया है। पिछले साल जयपुर के हिंगोनिया गौशाला में कई गायों की भूख और बीमारी से मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर के श्योपुर में पुलिस पार्टी पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस बीच 3 दिन के बंद के बाद आज कश्मीर घाटी में बाजार और स्कूल खोल दिए गए और हालात सामान्य दिखे। कश्मीर घाटी में अलगाववादियों के 3 दिन के बंद के बाद बुधवार को हालात सामान्य होते दिखे। जनजीवन एक बार फिर पटरी पर लौट रहा है। आज सुबह से बाजार खुले रहे, वहीं स्कूलों को भी खोला गया और परिवहन सेवा भी बहाल हो गई। हमने आज 4 दिनों के बाद दुकान खोल लिया है क्योंकि हड़ताल की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई और बिजनेस में इससे बहुत नुकसान हुआ है। और जो इन्होंने इंटरनेट सर्विस भी बंद की है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो ये इंटरनेट चालू फिर से यहाँ पे लागू करे। उधर मंगलवार रात बारामूला में आतंकियों की ओर से की गई गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी सब्जार बट मारा गया था। इसके बाद घाटी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई इलाकों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा दी गई थी और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में आज जमकर अवरोध हुआ। केजरीवाल सरकार में मंत्री रह चुके कपिल मिश्रा के साथ सदन में हाथापाई भी हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया। दिल्ली विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में गतिरोध हुआ। पहले विपक्ष ने दिल्ली के अस्पतालों में चल रही दवाओं की कमी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके कपिल मिश्रा बैनर दिखाने लगे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शल बुलाकर उन्हें सदन से बाहर कर दिया। अरविंद केजरीवाल, आज तुम्हारे सगे संबंधियों पे छापे पड़ रहे हैं, तुम्हारा हवाला खुल गया है, तुम्हारे काले धन के डिटेल सामने आए हैं। आज सत्येंद्र जैन की बेनामी प्रॉपर्टी के, बेटी को पद देने के, 300 करोड़ के दवाई के घोटाले के कागज सामने पड़े हैं और चुप होकर बैठे अरविंद केजरीवाल। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उनके साथ हाथापाई की, लेकिन सत्ता पक्ष ने आरोपों को खारिज किया। मैंने ये मांग की कि रामलीला मैदान में विशेष सत्र अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के घोटालों पर बुलाना चाहिए, सारी जनता के सामने सबूत रखे जाने चाहिए। और ये बात कहते हुए जब मैं आगे बढ़ा अपनी सीट से, तो आपने देखा किस प्रकार से 4 या 5 विधायक थे जिन्होंने अचानक से मारना शुरू कर दिया। मारपीट की भी कोई चीज नहीं हुई है, सिर्फ वो वहाँ पे सदन के बीच में दौड़े हैं, उनको स्पीकर ने वार्निंग दी है, वार्निंग के बाद भी वो नहीं रुके। मार्शल्स ने आके उनको पकड़ा है और वो मार्शल्स के हाथ में भी नहीं आ रहे हैं। हाल ही में कपिल मिश्रा ने दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में घोटालों का आरोप लगाया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। अयोध्या दौरे पर गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अयोध्या के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रामनवमी के दौरान अयोध्या में 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर विवाद को सुलझाने के लिए सरकार बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश करेगी। इससे पहले अयोध्या पहुंचे आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और उसके बाद रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार अयोध्या गए थे। अयोध्या में लगभग हम लोग इन सभी योजनाओं पर अयोध्या की दृष्टि से लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं अयोध्या के विकास की दृष्टि से। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप मुश्किलों में घिर गए हैं। तेज प्रताप के खिलाफ बुधवार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नोटिस जारी किया। बीपीसीएल ने ये नोटिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत जारी किया है और 15 दिनों में इसका जवाब मांगा है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि तेज प्रताप को साल 2012 में पटना के बेऊर के पास न्यू बाईपास रोड पर भारत पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप आवंटित किया गया और इसके लिए कंपनी के एक अधिकारी के साथ साठगांठ कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। हम लोग जो है उचित फोरम पे हम लोग बात करेंगे। ये मीडिया के माध्यम से सारी बातें हो रही हैं, तो एक तरफा ही क्यों बातें हो रही हैं? हमारे जो लगाए गए जो आरोप हैं हमारे पार्टी द्वारा, सुशील मोदी क्यों नहीं उसका जवाब देते हैं? सुशील मोदी जी इसका जवाब दें पहले। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला उजागर करने वाले आनंद राय ने 28 मई को हुए एम्स एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस से भी शिकायत की है। आनंद का आरोप है कि उन्हें प्रश्न पत्र के कई स्नैपशॉट्स मिले हैं। हालांकि एम्स ने आरोपों को खारिज किया, साथ ही शिकायत की जांच कराने की बात कही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में देश की जीडीपी विकास दर घटकर 7.1% रही। 2016 में जीडीपी विकास दर 8% थी। वहीं चौथी तिमाही में ये ग्रोथ 6.1% रही। 8 कोर सेक्टर की वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल में कोर सेक्टर की ग्रोथ दर 2.5% रही। मार्च में ये 5.3% रही थी। अप्रैल में स्टील और कोल उत्पादन में गिरावट देखने को मिली। काबुल के राजनयिक इलाके में आज हुए धमाके में 80 लोग मारे गए, जबकि 350 से ज़्यादा लोग घायल हुए। हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है। भारत समेत दुनिया भर में कई देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। राजधानी काबुल
बुधवार को एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर रही। खुदकुश हमलावर ने जानबाग स्क्वायर पर सुबह करीब 8:30 बजे विस्फोटकों से लदे ट्रक को उड़ा दिया। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाका भारतीय दूतावास के करीब हुआ। इस इलाके में कई और विदेशी दूतावास भी हैं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि दूतावास की खिड़कियों और दरवाजे के शीशे टूट गए। धुएं से काबुल के आसमान में अंधेरा छा गया। انفجار وقت شد که ما داخل دفتر یک چند لحظه پیش شده بودیم که در شعبه شیشته بودیم که یک دفعه انفجار شد. حمله توسط یک موتر صورت گرفته. 30 واسطه هم از هموطنای ما که در این مسیر روی جاده بودن اینا هم خساره‌مند شده و تعداد تخریب شده. धमाके के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। गृह मंत्रालय ने लोगों से रक्तदान की अपील की है। भारतीय दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसकी जानकारी दी है। स्पेन की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर काबुल बम धमाके की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आतंकवाद का समर्थन करने वाली ताकतों को हराने पर जोर दिया। ये एरिया जो था ये बहुत करीब है इंडियन एम्बेसी, ईरान एम्बेसी और जर्मन एम्बेसी से भी बहुत करीब है और लगातार इस अटैक हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीने से बढ़ते चले जा रहे हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से काबुल और अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के महीनों में काबुल में कई धमाके हुए हैं। इससे पहले फरवरी महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में हुए आत्मघाती बम धमाके में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई थी। ताजा धमाकों को लेकर पूरे अफगानिस्तान में सुरक्षा से जुड़ी चिंता और गहरी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चक्रवाती तूफान मोरा के चलते पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश हो रही है। मिजोरम में बारिश और तेज हवाओं से कई मकान तबाह हो गए। कई जगह भूस्खलन की खबरें हैं। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तो वहीं बांग्लादेश में राहत काम में जुटी भारतीय नौसेना ने मोरा तूफान में फंसे 33 नागरिकों को बचा लिया है। मोरा तूफान के चलते मिजोरम और मणिपुर में भारी बारिश और तेज आंधी से कई मकान तबाह हो गए। कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ। बिजली और संचार सेवाएं बाधित हैं। सड़कों पर पेड़ गिरने से आवाजाही में दिक्कत हो रही है। बारिश को देखते हुए लोगों को अब बाढ़ का डर सताने लगा है। Present condition like there is no way that it's going down. It's rising up, the water level is in there, and if the rate continues, the cyclone continues, we are likely to face a lot worse than this. चक्रवाती तूफान मोरा ने बांग्लादेश में भी भारी तबाही मचाई है। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई मकान तबाह हो गए। राहत काम में जुटी भारतीय नौसेना ने मोरा तूफान में फंसे 33 नागरिकों को बचाया। हमारे शिप ने डिटेक्ट किया कि कुछ लोग समुद्र में तैरते हुए मिले हमें, तो हमने इमीडिएटली उनका सर्च एंड रेस्क्यू किया। हमने इस वक्त तक अभी 33 पीपल हमने बचा लिए हैं और ऑन बोर्ड ले लिए हैं और भी एसएआर चालू है। चक्रवात की वजह से देश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 200 को पार कर गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। श्रीलंकाई सेना और भारतीय नौसेना मिलकर राहत के काम में लगी हुई है। श्रीलंका में बाढ़ के बाद हर तरफ बर्बादी का मंजर है। दूर दराज के इलाकों में अब भी मलबे से शवों को निकालने का काम जारी है। कोलंबो से 65 किलोमीटर दूर हुए भूस्खलन में 12 लोगों की जानें चली गईं। प्रशासन ने मलिंगा पर्वत के तट पर रह रहे लोगों से हालत सुधरने तक राहत शिविरों में रहने की अपील की है। भारत श्रीलंका की मदद में जुटा हुआ है। भारतीय सेना ने राहत की बड़ी खेप के साथ 3 जहाज श्रीलंका भेजे हैं। 300 से ज्यादा जवान राहत और बचाव काम में लगे हुए हैं। हमारा एक ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहा है श्रीलंका में, जहां पर हमारे जलाश्वा, शार्दुल और एक किर्च को हमने भेजा था। पड़ोसी देश भारत से मिल रही मदद पर श्रीलंका ने आभार जताया है। මොක බොහොම ශනිකව අපි විදේශ අමාත්‍යාංශ තුලින් මේ කරපු ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර ලැබිලා තියෙන එක අපට ලොකු සතුටක් බවට මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න කැමතියි। श्रीलंका में बारिश और बाढ़ से करीब 6 लाख से ज्यादा लोग पलायन को मजबूर हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी श्रीलंका के हालात पर चिंता जताते हुए सहयोग का भरोसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो फिलहाल अभी इतना ही। नमस्कार।